जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी भी तजब्जुब जो है, अनसर्टनिटी जो है वो बरकरार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं बोल रही है उम्मीदवारों के बारे में। और रणनीति क्या अपनाएंगे आप? जैसे नगरोटा में कहा जा रहा है कि काफ़ी चैलेंज है, और बडगाम में भी कुछ इस तरह के है कि तिकोनी मुकाबले का जो है संकेत दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है और दूसरा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बडगाम में और नगरोटा में। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विज़न है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, और उन्होंने हमें वो दिया जो ज़िंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था, वो चीज़ हमें दे दी है। तो लिहाजा हमारा जो अपना जो पार्टी का आइडियालॉजी है, जो विज़न है, जो सोच है शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब की, आज भी उसी विज़न, उसी सोच पे पार्टी स्टैंड करती है। और उसके मुताबिक जो भी राज्यसभा का डिसीज़न होगा वो हम डिसीज़न करेंगे और पार्टी बैठेगी। और इसके लिए अभी क्योंकि क्यासबाजी तो बड़ी हो रही है, हम भी मीडिया में सुनते हैं ये हो गया वो हो गया, बट पार्टी अभी तक बैठी ही नहीं है। पार्टी की लीडरशिप ने कोई डिसीज़न लिया ही नहीं है, और अभी तक कोई मीटिंग ऐसी हुई नहीं, कोई ऑफिशियल मीटिंग जिस पे हम कहें कि हमने डिसाइड कर लिया है कि किस किस को कैंडिडेट बनाएंगे। तो लिहाजा अभी थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरा है कि पार्टी की रणनीति जो भी होगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदे के लिए होगी। और हमेशा सबसे बड़ा जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था और हमारी जो सोच थी, जो इलेक्शन के टाइम भी लोगों को हमने वादा किया था, घर घर में बच्चा बेरोज़गार है, और वो आपके घरों में भी है, वो मेरे घरों में भी है, हर आदमी के घरों में ही है। फ़र्क इतना है कि बीजेपी के लोगों के घरों में भी है, पर वो अब बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलेंगे ऊपर से पापा मारेगा, तो इसलिए वो पापा के डर के मारे बोलते नहीं हैं। लेकिन उनके घरों में अगर आप जाइए तो उनके परिवार से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, तो बच्चे परेशान हैं। बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फ़ैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए, लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी। और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता है दूसरा सवाल आप पूछने वाला यही आएगा। मैंने इसलिए पहले ही जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं, और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है, और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विज़न, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश, उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है, वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर, 1 साल होने को आया है हुकूमत को। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियाँ जो है वो गिना रही है, और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया, जहाँ से 28 सीटें ले गए। वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 28,000 करोड़ का पैकेज आया था, वो पैकेज खुर्द बुर्द हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। आप कश्मीर में इंडस्ट्रियलिस्टों के पास चले जाएं, वो भी कहेंगे हमें वो पैकेज से कुछ नहीं मिला। आप जम्मू की इंडस्ट्री के पास चले जाएं, वो भी हर जगह रोते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये दरिया खाली हो गए इलीगल माइनिंग की, जो बार बार बात उठती है। हम कहते हैं पिछले 6 साल जो एलजी सरकार का रहा है, इसकी एक इंक्वायरी करा लें। हम कहते हैं कि बेरोजगार बच्चों को अगर आपने रोज़गार दिया तो वो पिछले 11 साल के पूरा रोज़गार, जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार गठरी जो कोलिशन में थी, और जो एलजी साहब की अपनी 6 साल की सरकार है, हमें एक वाइट पेपर दे दें कि बेरोजगार बच्चों को कितना रोज़गार दिया है। डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए? 11 साल बीजेपी, पीडीपी और फिर एलजी सरकार, ये तीनों मिलके डेली वेजरों को क्यों नहीं पक्का कर सके? आज हम महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई हमारे दौर की नहीं है, इनके दौर की है।
अगर हम बात करते हैं कि डेली वेजरों को पक्का करते हैं, हमने सिंपल एक बिजनेस रूल, एलजी साहब ने एक भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा मेरे पास पुलिस है, किसी को पीएसओ चाहिए तो मैं दे दूंगा, पुलिस चाहिए तो मैं दे दूंगा, तो वो मुझसे ले जाओ, बाकी सब सरकार के पास है। तो एलजी साहब को बोलिए कि बिजनेस रूल आपके पास कापी पड़ी हुई है, वापस क्यों नहीं भेजते? आपका एडवोकेट जनरल की फ़ाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप अभी तक एडवोकेट जनरल नहीं है हाई कोर्ट के अंदर आप हमारा, तो ये फ़ाइल आपके पास है, आप भेजते क्यों नहीं? आपके जितने भी वाइस चांसलर हैं उसका वो वहाँ ऑनरेबल सीएम को पूछ के आप फैसला क्यों नहीं कर रहे? उसके अंदर कितने रिक्रूटमेंट घोटाले हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं इंक्वायरी, तो आप क्यों नहीं करते? इसलिए एलजी साहब को जब हम सच कहने की बात करते हैं और उसके बाद जैसे मैंने पीछे सच कहा, मैंने कहा इन चीज़ों की इंक्वायरी करिए, तो एलजी साहब को गुस्सा आया, बाकी तो उनके चल नहीं सकती, तो क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मेरे लीडर ने बनाया, वो तो उन्होंने बनाया नहीं, वो मुझसे छीन नहीं सकते, तो अब बाकी उनके पास एक ही बचता है कि भाई गाड़ियाँ इनसे छीन लो, सिक्योरिटी छीन लो। ये कौन सा मजाक है? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 11 महीने आपने फुल मोटर कैट दे के रखा और दिया भी पुराना, जो गाड़ियाँ आधे रास्ते में ख़राब होती हैं, आपको पता है 3 बार मैं हादसे से बचा हूँ बीपी गाड़ी के अंदर, ये आप सबको पता है, ब्रेक फेल हुई, फिर दो बारी गाड़ी में आग लगी, तो ये मैं बचा। उसके बावजूद भी मेरी गाड़ियाँ नहीं बदली की, मोटर कैट बदली नहीं किया। हाँ, इतना है जब एलजी साहब को हम कहते हैं कि जनाब ये फाइलें आपके पास बड़ी हैं तो वापस दे दो, एलजी साहब गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फिर हमारा मोटर कैट छीनते हैं। तो लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिक्योरिटी मेरी इलेक्शनों में भी इन्होंने छीन ली थी, मुझे एक पीएसओ भी नहीं था, मैंने अपना प्राइवेट हायर करके वो सिक्योरिटी प्राइवेट एजेंसी से लेके मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है सर। तो इसलिए हम उनमें से नहीं कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ कि आप सिक्योरिटी छीन लेंगे तो मैं अकेला बाहर नहीं निकलूँगा। ये देखिए आपके सामने प्राइवेट गाड़ी में बैठा हूँ, इनको ये दिखाने के लिए कि सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमने कुर्बानियाँ दी हैं स्टेट के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास उठाएं, कितने लोग कुर्बान हो गए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब 1996 में कोई तैयार नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अगर आप याद करें इतिहास, तो उसमें वाहिद एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो सामने आए और उन्होंने खड़े होकर कहा मैं जम्मू कश्मीर को चलाऊँगा। और उसके बाद आप देखें शांति भी आई, अमन भी आया, लोगों घरों से निकले, वरना हर जगह बंकर ही बंकर थे, लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। हमारे लोग भूल जाते हैं ना, तो इसलिए ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम उनमें से नहीं कि सिक्योरिटी छीन लोगे तो हम डर के घर बैठ जाएंगे और चूँ चूँ करेंगे ना, हम तब भी बात रखेंगे और बात ये करेंगे हर वो काम आपने गलत किया है जो उसकी इंक्वायरी आप कराइए। अपकमिंग असेंबली सेशन में कोई खास फैसला ऑन कार्ड्स होगा? असेंबली है, आवाम की तो हाँ, ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उनका हक है, उनके अगर काम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और काम की ना होने की वजूहत क्या है और कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को जब तक स्टेट का दर्जा देंगे कुछ नहीं होगा। आज जम्मू में लोग परेशान हैं, मुझे बताएं, बीजेपी बात कर रही है, ये पीछे पूरा जम्मू सूबा में 28 सीटें कहाँ से उनकी आई? जम्मू सूबे से। तो जितना फ्लड आया, आपके मकान बह गए, आपके घर बह गए, आपके पुल बह गए, आपकी सड़कें बह गई, आपके सब कुछ प्रॉपर्टी, जिन लोगों ने बच्चों की शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया था, कपड़े इकट्ठे किए थे, पैसा इकट्ठा किया था, हर चीज़ उस दरिया में बह गया। तो अभी तक कौन सा मुआवजा दिया बीजेपी वालों ने? सेंटर से मुआवजा आना था ना। फसलें लोगों की ख़राब हो गई, धान ख़राब हो गई, मुंजी ख़राब हो गई, हमारी सेब की फसलें ख़राब हो गई। ये रोज़ रोज़ आके वहाँ रीलें मनाते हैं सेबों की पेटियों के पास या वो मुंजी के उस खेत के पास जाके उठा के लोगों को दिखाते हैं, भैया ये उठा के मत दिखाओ, बताओ कि आपने किया क्या है, कौन सा मुआवजा दिया है, ये हमें मुआवजा बताएं। तो ऐसे नहीं बात चलेगी कि नुकसान 100 रुपये का होगा, दोगे 1 रुपये तो रील बना लोगे। आप देखते नहीं बीजेपी के लोगों की रील पीछे वायरल हो रही है कि वो किसी को पैकेट दे रहे थी, कोई लेडीज़ उनकी, तो रील बनाई, उसके बाद पैकेट वापस ले लिया उसने। उम्मीद यही है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हमेशा अच्छे फ़ैसले हुए और आम लोगों के लिए फ़ैसले हुए, और आज भी हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला देगा, ऑनरेबल जजेस जब फ़ैसला देंगे, वो जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चों को भी अपनी नज़र में रखेंगे, वो जम्मू कश्मीर के किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी जो आज एक जुल्म के तहत दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसका भी ध्यान रखेंगे। वो जम्मू कश्मीर की आवाम का भी एक जो आवाज़ है, उनके अंदर की आवाज़ है कि ये स्टेट हमारी थी, ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी। अगर ये महाराजे को इतना प्यार करते हैं, इन्होंने वहाँ स्टैचू लगा के रखा हुआ है महाराजा
महाराजा हरि सिंह का बार अपने बीजेपी दफ्तर के बाहर, मेरे भैया ये गड़ियाली आंसू क्यों बह रहे हो? अगर महाराजे को आप सच्चा प्यार करते हो तो महाराजा के वारिस महाराजा करण सिंह हैं। आपने सुना, शायद आप लोगों को कहीं इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मैं किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा ये स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जो महाराजा हरि सिंह के वारिस हैं महाराजा करण सिंह, वो भी कहते हैं ये स्टेट हमारी है, स्टेट हमने बनाई हुई है। तो ये स्टेट अगर वो भी मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भी मांग रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा फैसला लेगी और फैसला यही होगा कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल हो। वरना लद्दाख तो जिस दिन 2019 में जब वो उनको ड्यूटी मिला था, उन्होंने लड्डू बांटे, ढोल बांटे, तो आज रो रहे हैं बेचारे। अब देखो आपके सामने क्या हुआ है। हम वो हैं जो उस समय भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। हमने तब भी ढोल नहीं पीटे और तब भी मिठाई नहीं बांटी और आज भी हम नहीं बांट रहे और ना ढोल पीट रहे हैं। हम क्यों? कि हम असूलों पे चल रहे हैं और हमारे असूल ये हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, ये स्टेट होनी चाहिए और रहनी चाहिए। और हमारी, क्योंकि ये वादा सुप्रीम कोर्ट को प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, होम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, और ये वो वादा है जो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, जम्मू कश्मीर का रोज़गार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो आज देखें कितने लोग यहाँ बड़े, गरीब तो कोई बेचारा यहाँ आएगा नहीं, बाहर आएगा तो अमीर, कितने होटल, कितनी इंडस्ट्री, कितना आपकी ज़मीनें जो पिकनिक स्पॉट हैं आपके, ये बड़े बड़े अमीर लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि एक आम वो दिहाड़ी भी जो फुटपाथ पे दिल्ली पे सोता है, वो क्या यहाँ जगह ले गया आके? तो इसलिए ये अमीरों के लिए एक व्यापार बनाया हुआ है। तो यही हम समझते हैं कि ये फैसला हमारे हक में आएगा सुप्रीम कोर्ट का और जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल होगा। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो बाई पोल्स है या फिर राज्यसभा के पोल्स है, तो रणनीति बिल्कुल तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उसको अभी मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो अपकमिंग असेंबली सेशन है, उन्होंने कहा कि वहाँ हर तकरार का जवाब जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ स्टेटहुड की बहाली को लेकर भी उन्होंने अपना जो रद्द अमल है वो दिखाया। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।